तो चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस में भी प्रश्न आते हैं और प्रीलिम्स में भी कभी कभी प्रश्न इससे पूछे ही जाते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले प्रस्तावना होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखेंगे सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत मतलब उसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना आपको देखने को मिलता है, तो अमेरिकी संविधान में सबसे पहले, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आपको प्रस्तावना देखने को मिलता है। प्रस्तावना संविधान का किस प्रकार का हिस्सा होता है? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, इसमें संविधान का क्या होता है? सार होता है। ठीक है, क्या होता है संविधान का इसमें? तो प्रस्तावना में संविधान का क्या होता है? सार होता है। ठीक है, प्रख्यात न्यायविद, संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा जाता है, बताओ संविधान को परिचय पत्र किसने कहा था? तो क्या बताएंगे? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो पालकी वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे। 1973 का जो केशवानंद भारती वाला केस जो था, तो उसमें पालकी वाला ही इनका केस देख रहे थे। ठीक है, तो एन ए पालकी वाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, आप जब किसी किताब को जब खरीदने जाते हो या फिर किताब देखते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? उसमें किसकी चैप्टर को दिया हुआ है, किसकी चैप्टर को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, कौन सा चैप्टर कहाँ पे, ये सब देखते हो ना। तो किताब का जो ऊपर का प्रीफेस जो होता है, उसी तरह से संविधान कैसा है, तो देश का जो संविधान के प्रस्तावना से देख के ही समझ में आ जाएगा कि संविधान लोगों को कितना अधिकार देता है या फिर किस प्रकार की राइट्स की बात करती है। अब आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ऐतिहासिक महत्व क्या था, किस प्रकार से ये आया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा बनाए गए, पेश किए गए, संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव, इसको ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आपको प्रस्तावना के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। यह भी आप ध्यान में रखोगे। 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, साल की बात करेंगे तो 1976 का साल था, और इस बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अगर पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किए गए, तो मात्र एक बार संशोधन किया गया। ठीक है, वन बार, केवल एक बार किया गया। कब किया गया है? तो 1976 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, वर्ष 1976 में। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष होता है, ध्यान में रखेंगे। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है हमारे प्रस्तावना में है। ठीक है, न कि धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो कहीं पे ऐसा रहे तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष में कंफ्यूज नहीं होना, होता दोनों एक ही है, लेकिन एक्चुअली में जो शब्द है पंथ निरपेक्ष है। और एक शब्द और भी शामिल किया गया, जो अखंडता शब्द शामिल किया गया। ठीक है, तो 1976 में प्रस्तावना में प्रियम्बल में अमेंडमेंट होता है, 3 नए शब्द को जोड़े जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, मतलब पंथ निरपेक्ष। अब देखेंगे संविधान के प्रस्तावना के विषय वस्तु हम लोग समझते हैं। तो अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, मतलब ये हमारा क्या प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, देखिएगा कभी कभी ना बोल देगा ना इसको वो करने के लिए, ठीक है, अरेंज करने के लिए पूछ देता है। तो जो शब्द कहाँ पे है ना वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, उसके बाद डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, ताकि ये क्या है? न्याय है। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय रखा गया है। ठीक है, ये कितने हैं? जस्टिस की बात करेंगे तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के जस्टिस है। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक न्याय। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ठीक है, और साथ में प्रतिष्ठा और अवसर की भी समता। तो एक विचार है, एक अभिव्यक्ति है, एक धर्म है, विश्वास, उपासना है, और साथ में प्रतिष्ठा का अवसर है। तो 5 टाइप्स का ध्यान में रखोगे, 5 प्रकार का क्या है? तो स्वतंत्रता का वर्णन है। कितने हैं? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सर तथा 6 व्यक्ति है को, ना? कहाँ 6 है? 5 ही है न्याय, ना। विचार, व्यक्ति, पांच विश्वास। ही है। न्याय स्वतंत्रता थोड़ी ना एक है। दो तीन चार। न्याय सामाजिक, हाँ आर्थिक और 5 है। राजनीतिक न्याय है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। ठीक है,
ये न्याय को इसमें मत काउंट करो, ठीक है ना। ये क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में ये न्याय अलग है, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, और साथ में प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर एक साथ है, विश्वास और उपासना एक साथ है, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म अलग अलग है, ठीक है। ये कितने प्रकार के हुए, कितने प्रकार के हुए, ठीक है। तीन प्रकार हाँ का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और बिल्कुल, ठीक 2 है, ध्यान प्रकार में की रखना है, ठीक है। समता हो गया। तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा को आज, ठीक है, दिनांक 26 नवंबर 1949, अगर जो तारीख जो हमारे प्रस्तावना में जो अंकित है, कौन सा तारीख है, 26 नवंबर 1949 की तारीख इसमें क्या है, अंकित है। वो एडर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रस्तावना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे प्रस्तावना के महत्व क्या है। तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व है, ठीक है। संविधान के अधिकार का स्रोत, सबसे पहले संविधान का क्या है, अधिकार का स्रोत। ये मेंस में क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना के महत्व के ऊपर चर्चा करें तो लिखिएगा प्रस्तावना के निम्नलिखित महत्व है, और सबसे पहले क्या करोगे, एक बेनग्राफ बना लेना जिसमें लिखना संविधान के अधिकार का महत्व, उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों को शक्ति अधिग्रहित करता है, ठीक है। तो ये संविधान को शक्ति कहां से आता है, कहां से आता है, तो भारत के लोगों से। क्यों आता है भाई, क्योंकि इस प्रस्तावना का जो शब्द है वो किससे शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, शुरू होता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं संविधान को जो शक्ति जो मिलती है भारत के लोगों से मिलती है, ये चीजें कहां से क्लियर होती थी, ये चीजें हमारे प्रस्तावना से क्लियर होती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे और क्या चीजें। भारत की प्रकृति, आप देखेंगे भारत की प्रकृति क्या कैसी है। तो संविधान में तो है, लेकिन प्रस्तावना से ही पता चल जाता है, क्योंकि प्रस्तावना आपको घोषणा करती है, क्या घोषणा करती है, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो ये घोषणा करती है भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला, ध्यान में रखेंगे, देश है, ठीक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है, तो इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। न्याय भी है, स्वतंत्रता भी देना है लोगों को, समता एवं बंधुत्व की बात करेंगे, संविधान का उद्देश्य है। और संविधान लागू होने की तिथि की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है, जो कि 26 नवंबर 1949 जो है संविधान लागू होने की तिथि है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या है। तो प्रस्तावना में मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इसका विस्तार से उल्लेख नीचे दिया गया है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द है उनका मतलब क्या करें, व्याख्या करें, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या कहेगा, तो प्रस्तावना में दिए गए प्रमुख शब्दों की मतलब क्या करें, व्याख्या करें। अब सबसे पहले हम देखेंगे संप्रभुता क्या होता है। तो देखिए, संप्रभु का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब हम लोग किसी देश पे निर्भर भी नहीं है और हम किसी अन्य देश का डोमिनियन भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों में, दोनों मामलों में, आंतरिक मामलों में भी और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है, कोई भी राज्य का डोमिनियन स्टेटस है तो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र तो होता है, लेकिन बाहरी मामलों में स्वतंत्र नहीं होता, विदेश नीति को लेकर स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन भारत तो किसी का डोमिनियन नहीं है, मतलब आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में क्या है, स्वतंत्र है, ध्यान में रखना है। यद्यपि वर्ष 1949 की बात करेंगे, यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना है, ठीक है। ये राष्ट्रमंडल क्या है, भारत ने 1949 में जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता जब स्वीकार की तो ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का प्रमुख है। तभी लेकिन संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। मतलब भारत अगर राष्ट्रमंडल का सदस्य तो अपने शर्तों पे है,
जब उसको मन करेगा वो सदस्यता त्याग भी सकता है, ठीक है। किसी के दबाव की वजह से हम किसी राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है। या फिर भारत अगर मान लीजिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है, जस्ट लाइक यूएनए हो गया, या फिर G20 है, या फिर सार्क है, तो इसका हम लोग सदस्य इसलिए क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उन देशों के द्वारा हमारे ऊपर कुछ चीजें थोपी गई है। समझ रहा है ना। मतलब जब हमें लगेगा हम सदस्यता त्याग सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं संप्रभु बोलते हैं। मतलब हम अपने सारे फैसलों के लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या आप अपने सारे फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र हैं? आप घर में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, ठीक है। घर में 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, तो घर में प्रवेश करने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो हम अभी संप्रभु नहीं है, ठीक है। हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है प्रत्येक के प्रति। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेले ही रहता है, ठीक है, उसके पेरेंट्स दूर रहते हैं, या फिर उनका वो खुद ही मतलब डिपेंडेंट है, अर्निंग भी करता है, सब कुछ करता है, तो उसका जो मन होगा सो कहेगा, तो कह सकता है सो संप्रभु। तो भारत का मैंने समझाने का मतलब ये था, हम किसी के प्रति किसी चीज को लेकर, आंतरिक या बाहरी मामलों के लेकर दबाव में नहीं काम करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी भी मायने में सीमित नहीं करती। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण तथा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दबा भी छोड़ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। हम किसी भी विदेशी देश के साथ संधि कर सकते हैं, या फिर हम उनसे मित्रता तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हुआ संप्रभु का मतलब। तो प्रस्तावना का पहला शब्द है संप्रभुता, इसको सर्वेनिटी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो इसको एक्सप्लेन हमने किया। अब आते समाजवादी, जिसको सोशलिज्म कहते हैं। देखेंगे भारत के संविधान में आप देखोगे तो समाजवादी शब्द को, भारत के संविधान नहीं, भारत के प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में इस शब्द को बाद में शामिल किया गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। ऐसा नहीं कि भारत के संविधान में समाजवादी लक्षण नहीं था, ठीक है, था। कहां पे था? तो आपको डीपीएसपी की बात करेंगे तो यहाँ पे समाजवादी लक्षण जो थे आपको मौजूद थे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें शामिल कर दिया गया एक शब्द के रूप में। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। संविधान में तो पहले से चीजें थी लेकिन स्पष्टता नहीं थी, इस शब्द को जोड़ दिया गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 अवारी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके उसके अनुसार कार्य किया, ठीक है। तो अवारी सत्र 1955 की है, ये समाजवादी से संबंधित है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, तो समाजवादी और साम्यवादी दो अलग अलग चीज होता है। एक सोशलिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है, ठीक है। तो साम्यवादी की बात करेंगे तो कम्युनिज्म होता है, और समाजवादी की बात करेंगे तो सोशलिज्म होता है। तो भारत क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है। हमारा हमारा समाजवाद की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमारा समाजवाद की बात करेंगे, कैसा समाजवाद है, तो क्या बताएंगे? समाजवादी समाजवाद है, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद जो है हमारा नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे देश में जाओगे तो वहां पे समाजवाद तो है, लेकिन समाजवादी साम्यवादी समाजवाद है। अब बोलोगे साम्यवादी समाजवाद का एग्जाम्पल क्या है, तो चीन को कह सकते हो आप, रसिया को कह सकते हो आप। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। साम्यवादी समाजवाद जो होता है राज्य आश्रित होता है, लोगों के पास क्या होता है, राइट्स कम होते हैं, अधिकार कम होते हैं, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं कम्युनिज्म में। सोशलिज्म का ही पार्ट कम्युनिज्म है, लेकिन भारत का सोशलिज्म कैसा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कल्चर को हम लोग फॉलो करते हैं समाजवाद में। समाजवाद का मतलब होता है लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको मैं समझा रहा हूं। देखो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख का फोन है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, 1 लाख का फोन है तो साम्यवाद कहता है ना उसका फोन को छीन लो, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति के पास इतना पैसे आएगा ऐसे, ठीक है। और समाजवाद कहता है ऐसे देखो 1 लाख का फोन उसके पास है, ठीक है, उसने अर्निंग किया है। लेकिन समाजवाद इस चीज में विश्वास रखता है अगर उसके पास 1 लाख का फोन है तो 1 लाख का फोन को 10 लोगों में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 10 लोगों में 10,000 का फोन व्यतीत कर दो। तो समाजवाद सभी लोगों को कल्याण की बात करता है। तो भारत का समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है, लोकतांत्रिक।
समझे? किसी भी सर अमीर आदमी से साम धन छीनने की बात नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन साम्यवाद में क्या होता है, धन किसी व्यक्ति के पास टिक नहीं सकता। साम्यवाद में राज्य का धन होता है, किसी व्यक्ति विशेष के पास धन की बहुलता नहीं होती है, ठीक है। क्या बताइए? साम्य वाले हम्म पूंजीपति का जो वितरण होता है सर एक समान रूप से होता है ना। किसमें? तो मैंने तो बोला साम्यवाद का मतलब साम्य कम्युनिज्म होता है, ठीक है। अगर आप 10 रुपया कमा रहे हो तो 5 आदमी है, तो पांचों आदमी 2-2 रुपया बांटो, भला ही उसमें से एक ही आदमी क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन पैसा चारों को मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो साझा जी वितरण तो होता है, ठीक है। ठीक। हाँ, तो वो चीज हमको नहीं जाना, और पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग पढ़ना, मैंने बस इतना समझाया। लेकिन समाजवाद ऐसा नहीं कहता। अब देखिए, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने साम्यवादी समाजवाद जो होगा ना, उसमें उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन जो होंगे सबका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। निजी संपत्ति का क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहता है, सो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी उपेक्षा, बीमारी एवं अवसर की समानता। मतलब गरीबी, ध्यान में रखना, गरीबी का मतलब पूरी तरह उन्मूलन करना, बीमारी एवं अवसर की समानता को ध्यान में रखना है। गरीबी उपेक्षा, बीमारी एवं अवसर की समानता को समाप्त करना। यहाँ पे थोड़ा सा इशू लग रहा है, ठीक है, मतलब समाज का कल्याण करना, सिंपल सी बात है, अवसर ठीक की है। असमानता हाँ को समाप्त करना। हाँ, असमानता को समाप्त करना। मैं समानता पढ़ रहा था इसीलिए मुझे लगा उल्टा है। अब यहाँ पे देखें भारतीय समाजवाद कैसा है। तो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। लेकिन भारतीय समाजवाद का झुकाव की बात करेंगे तो गांधीवादी की तरफ है, ध्यान में इसको रखना। लेकिन समाज साम्यवादी का झुकाव किसके तरफ होता है, तो मार्क्स के विचारधारा के पास होता है। अब मार्क्स की विचारधारा कभी भी कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट नहीं करती है, पूंजीपति वर्ग की सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में निजी क्षेत्र या फिर कह लीजिए पूंजीपति वर्ग और फिर सरकारें की बात करेंगे, जो कि सामाजिक योजना होती है, साथ में मिलकर काम करती है। जैसे हम लोग बोलते हैं पीपीएल मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। तो भारत में इसी आधार पर जो अर्थव्यवस्था को जो अपनाई गई है, हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ध्यान में रखना। और सर ये भारतीय समाजवाद मार्क्स, साम्यवाद एग्जाम्पल दिए चाइना और रशिया, तो वहां पर हाँ, कैसे काम कर रहे हो? थोड़ा बोल रहे हैं अब देखिए कि देखिए चाइना को साम्यवाद आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन हमारे यहाँ नेता थे, ठीक है, उन्होंने कहा था, देखिए चाइना जो है ना, से दिल्ली के डीटीटी बस की तरफ है, ठीक है, उसी के तरह है। मतलब वो तो सिंगल तो लेफ्ट की देती है, लेकिन मुड़ती है राइट में, ठीक है। मतलब वो कहने का मतलब वो तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, लेकिन पूरी तरीके से पूंजीपति है। दुनिया का बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे देशों में ट्रेड करती है। लेकिन साम्यवाद का अगर कुछ अच्छा उदाहरण अगर आप बोल सकते हो, तो साम्यवाद विश्व व्यापार में बिलीव नहीं करेगा। वहां पे कोई भी प्राइवेट कंपनियां वहां पे फल फूल नहीं सकती है, सब कुछ का उन्मूलन हो जाए। किसी भी व्यक्ति के पास अधिक धन नहीं हो सकता, सारे चीजों पे सरकार का वो होता है। जैसे कोई वहां पे प्राइवेट स्कूल नहीं होगा बड़ा, ठीक है, कोई बड़ा वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई बड़ा सा इंडस्ट्री नहीं होगा। अगर आपको मिल्क खरीदना है ना, तो आपके यहाँ सुधा का ऑप्शन है, बहुत सारी चीजों का ऑप्शन है ना, प्राइवेट चीजों का। आप वहां पे जाके सरकारी ही सामान खरीदोगे, ठीक है, सब कुछ सरकार बना रही है। पूरा ट्रेड पे किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। तो इस तरह का चीजें होता है, ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या, अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है तो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। स्कूल में पढ़ना है तो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। अब कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पे जाओगे तो आपको वहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं, प्राइवेट नाम का कोई चीज ही नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से सरकार क्या करती है, सब कुछ पे कंट्रोल करके रखती है। वैसे व्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं, जो कि अब ना के बराबर है, बहुत ही कम रह गया है, ठीक है। ये अब यहाँ पे सर देखोगे, जिसे गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है हमारे यहाँ, और इसका एग्जाम्पल जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। जो साम्यवादी देश होगा ना, उदारीकरण में विश्वास नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखें। निजीकरण भी हमारे यहाँ, वैश्वीकरण भी है, ठीक है। निजीकरण जो है सो साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों का, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, निजीकरण की पूंजीवादी। बात करेंगे, ये साम्यवादी के ठीक उल्टा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो साम्यवादी वाले तो प्राइवेटाइजेशन की बढ़ावा देने की बात तो नहीं करेंगे ना, उदारीकरण भी नहीं करेंगे। उदारीकरण मतलब क्या, बाहर की कंपनियों को अपने यहाँ ट्रेडिंग के लिए आने देना। वैश्वीकरण का भी वही चीज है, ग्लोबलाइजेशन हो गया।
हालांकि इन चीजों को हम लोगों ने 1991 में जोड़ा, और हम लोग पहले से समाजवादी तो थे, लेकिन 1991 के बाद और भी ज्यादा समाजवादी हो गए। मतलब कह सकते हैं समाजवादी प्रतिरूप को और भी थोड़ा क्या कर दिया गया, लचीला बना दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप इतना जो मजे से जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां जो भारत में आई, किसका एग्जाम्पल है? उदारीकरण का ही तो एग्जाम्पल है ना, ग्लोबलाइजेशन का ही तो एग्जाम्पल है। नहीं तो हो सकता अभी तो आप माइक्रोमैक्स का या फिर मतलब क्या बोलते हैं इंटेक्स के फोन में आराम से पढ़ रहे होते हैं, पता चलता है नेटवर्क पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। पूरी तरीके से भारतीय कंपनी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर 1991 में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण नहीं आती, बहुत सारा ऐसा भी देश है, अभी चल जाए नॉर्थ कोरिया में, कुछ नहीं वहां पे, वो पूरी तरह से साम्यवादी अर्थव्यवस्था को बनाता है, व्यापार ही नहीं करता किसी के साथ, ट्रेड ही नहीं करता वो। और वहां पे लोगों का राइट्स भी कम होता है, वोटिंग राइट्स वगैरह भी, ये सब भी क्या करता है ना, डिजोल्व कर दिया जाता है। अब आते धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, आप देखोगे 1976 से पहले ये शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं था। तो क्या हमारे संविधान में ये दिखता था कि नहीं दिखता था? बिल्कुल हमारे संविधान में दिखता था। ठीक है, ये कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना करते थे जो कि सेकुलर स्टेट हो, क्योंकि संविधान का एक आर्टिकल से 25 से लेकर 28 तक का आर्टिकल आप देखोगे जो कि मतलब क्या रिलीजियस राइट की बात करता है, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का ही तो लक्षण है। तो हमारे शब्द में, हमारे संविधान में शब्द तो नहीं था, लेकिन न होने के बावजूद भी हमारे संविधान में यह अर्थ जो था छिपा हुआ था। ठीक है, कहां पे छिपा हुआ था? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, रिलीजियस राइट की बात करेंगे, रिलीजियस फ्रीडम की राइट की बात करेंगे तो उसमें था। आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 25 से लेकर 28 तक था। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश के सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो कह सकते हैं भारत राज्य का, ठीक है, भारत राज्य कहेंगे, पॉलिटी के टर्म में राज्य शब्द का प्रयोग होता। हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है हमारा? स्टेट रिलीजन हमारा नहीं है। तो क्या भारत एक नास्तिक राज्य है? तो भारत एक नास्तिक राज्य भी नहीं है। मतलब भारत धर्म में विश्वास करता है लेकिन किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करता। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब हम लोग जैसे धर्म में विश्वास करते हैं लेकिन किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम नास्तिक राज्य नहीं है। लेकिन चीन वगैरह की बात करेंगे तो चीन वगैरह जो है आपका नास्तिक राज्य में आते हैं। अब आप देखोगे लोकतांत्रिक, ध्यान में रखना है, लोकतांत्रिक की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक शब्द हमारे संविधान में है। तो संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जो है, जो कौन सा शब्द है? तो लोकतांत्रिक शब्द है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखें, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। राज व्यवस्था की, हमारे यहाँ जो राज व्यवस्था कैसे है? तो हमारे यहाँ जो राज व्यवस्था है लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। ठीक है, ये प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पे आधारित अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। ठीक है, जो सबसे बड़ी शक्ति की बात करेंगे किसके हाथों में है? तो ध्यान में रखना है, तो जनता के हाथों में जो यहाँ पे सबसे बड़ी शक्ति आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी शक्ति किसके हाथों में है? तो जनता के हाथों में आपको सबसे बड़ी शक्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। भारत में दो प्रकार का लोकतंत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में लोकतंत्र के कितने प्रकार है? दो प्रकार के, एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। ठीक है, ये अपने दैनिक जीवन में भी आप देखते हो, जहां पे लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, तो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें रिफरेंडम करवा सकते हो, इनिशिएटिव होते हैं, प्रत्यावर्तन होता है यानी प्रत्याशी को वापस पुनः रिकॉल तथा जनमत संग्रह की बात करेंगे वो भी होता है। और दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं अर्थात सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दो तीन चीजें हमको समझने वाली है। भारत में लोकतंत्र के, भारत में या फिर भारत नहीं, लोकतंत्र के दो प्रकार है। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष जिसको डायरेक्ट, एक होता अप्रत्यक्ष जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट रूप से करते हैं। ठीक है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चार मुख्य औजार होते हैं। क्या होता है? एक परिपरीक्षा होता है जिसको बोलते हैं रिफरेंडम। रिफरेंडम मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि रिफरेंडम हमको है, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमें संधि कर लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड जो खोल देना चाहिए। ठीक है,
ये हुआ। तो ये चीजों के लेकर कहाँ पे डिबेट होगी हमारे यहाँ? संसद में डिबेट होगी, होगी कि नहीं होगी? हमारे जो संसद जो है पार्लियामेंट्री जो है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देश में ना इस निर्णय पे क्या होगा? वोटिंग करवाया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफरेंडम। रिफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह। वहां पे लोग निर्णय करेंगे से क्या करना चाहिए। इनिशिएटिव के लिए भी वहां पे हो सकता है। प्रत्यावर्तन की बात को वापस बुलाना, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को आपने चुनकर भेजा, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसका 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उसको वापस बुला लीजिए, वापस आओ, ठीक है, समझ रहा है ना। तो ये चीजें कितनी अच्छी है। लेकिन दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, मैं चुनाव प्रणाली की बात नहीं करूंगा, हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही है। लेकिन लोकतंत्र की बात करेंगे तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। चुनाव प्रणाली से इनको कोई नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। चुनाव प्रणाली में भारत में अप्रत्यक्ष भी चुनाव प्रणाली है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। बोलोगे सर कैसे है अप्रत्यक्ष? तो जैसे आप संसद को वोट करते हो, लोकसभा का चुनाव होता है, मोदी जी इसमें चुनाव में खड़े होते हैं। विधानसभा में नीतीश कुमार के समय आप वोट करते हो, लेकिन वही राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो चुनाव प्रणाली हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। लेकिन जो लोकतंत्र का प्रकार है वो हमारे अप्रत्यक्ष है, जहां पे हमारे जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो रूल करते हैं या फिर लॉ मेकर्स होते हैं, कानून बनाते हैं। जैसे आपने किसको चुनकर भेजा? लोकसभा का चुनाव हुआ तो कुछ दिन पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो आप लोगों ने संसद को वोट दिया था। अब बिहार में फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला, उसमें आप लोग क्या विधायक को वोट देंगे? इसको एमएलए कहते हैं। ये एमपी साहब है, एमएलए साहब है, ठीक है। इनको आपने चुना। अब इनको चुन दिया, आप किसी भी मुद्दे पे आप नहीं बात करोगे, आप किसी भी मुद्दा पे ये बात करेंगे, ये आपके प्रतिनिधि हो गए, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए। आपको कुछ भी करना हो, कोई भी कानून वगैरह कुछ भी बनाना होगा, ये लोग बनाएंगे, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता है। स्विट्जरलैंड में वहां पे लोगों की क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये चीजें कहां पे हो सकता है? छोटा देश में हो सकता है ना। भारत जैसा विशाल देश में कभी भी इतना संभव नहीं है। जहां की जनसंख्या कम है वहां पे ये चीजें की जा सकती है। उसका लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र में आप देखोगे शासन का प्रकार की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 2 प्रकार का। एक संसदीय होता है, जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। एक होता है राष्ट्रपति होता है, जिसको प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो है, ठीक है, संसदीय है। अमेरिका में बात करेंगे तो भाई साहब राष्ट्रपति है, जिसको अध्यक्षीय भी कहते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, ठीक है। हमारे यहाँ किस प्रकार का है? तो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, समझ रहे हैं ना। जिसमें हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं? लॉ मेकिंग करते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं। जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो होते हैं, कार्यकारिणी की बात करेंगे या फिर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो किसके प्रति? विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। यहाँ पे आपको वयस्क मताधिकार मिलेगा, सामयिक चुनाव मिलेगा, मतलब एक लिमिट समय पे चुनाव होता है, ठीक है। लॉ की सुप्रीमेसी मिलेगी, मतलब कानून की सर्वोच्चता है, ठीक है। जुडिशियरी की बात करेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता है, जुडिशियरी फ्री है पूरी तरीके से। भेदभाव का अभाव है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप, ये सारे के सारे लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया, केवल जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो राजनीतिक लोकतंत्र तो है ही, साथ में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के कितने प्रकार के लोकतंत्र है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात किया गया, और इसी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी बात कही गई है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे तो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा, ठीक है, एक दिन पहले की बात है, जो राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देता है। भ्रातृत्व मतलब फर्टिनिटी। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जा सकता, मतलब अलग अलग नहीं है, ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना करते हैं, ट्रायंगुलर बनाते हैं, ठीक है। इस अर्थ में करते हैं कि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य पराजित हो जाएगा, ठीक है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, समानता को स्वाधीनता से भी अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सारे का आपस में क्या है? जुड़ाव है। समानता के अभाव में स्वाधीनता
से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति में बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तित्व पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। मतलब सबका आपस में क्या है, जुड़ाव है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी। संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को भारत के गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो 3 प्रकार का न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलग नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि किसी व्यक्ति को सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो आर्थिक न्याय भी देना पड़ेगा, राजनीतिक न्याय भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों को उनसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तीनों का क्या है, आपस में जुड़ाव है, क्योंकि एक को भी अलग कर देंगे ना तो वो दूसरा और तीसरा जो है वो सही रूप से प्रतिफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबका क्या है, आपस में जुड़ाव है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। तो और करवा दूं तो गणतंत्र मैं सोच रहा कल मैं बताऊंगा। ठीक है, तो गणतंत्र, न्याय, ठीक है, और ये सब आप लोग कर पाए। अभी मैंने जितना पढ़ाया उसी में से आप लोग से 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं। ठीक है, तो चलिए बताना, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ अभी? एक बार। केवल एक बार संशोधन हुआ है। और कब हुआ है तो क्या बताएंगे? 1976 में 42 मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपका फिक्स ऐसे आपके एग्जाम में एक प्रश्न मेंस में यहां से आएगा। ठीक है, 100% फिक्स है। तो समझिए, क्वेश्चन आउट है प्रस्तावना से। पॉलिटी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें प्रस्तावना से क्वेश्चन आना ही ना, हर साल पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्लो लेकर चलूंगा। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में जो हुए थे, किन किन शब्दों को शामिल किए गए तो क्या बताएंगे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय की बात करता है हमारा प्रस्तावना? 3 प्रकार, सामाजिक, 3 प्रकार आर्थिक के और न्याय की बात राजनीतिक। करता है। कौन कौन से न्याय है तो क्या बताएंगे? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक राजनीतिक। और राजनीतिक। बिल्कुल, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारा करता है। ठीक है, प्रस्तावना में जो तारीख उद्धृत है कौन सा तारीख है तो क्या बताएंगे? 26 26 नवंबर नवंबर 1949। भारतीय प्रस्तावना में देखो एक शब्द है, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है तो क्या बताओगे? संप्रभु भारत के लोग में निवास करते, यानी कि नहीं, जो इसका संविधान मतलब में है है भारत। सिर्फ, हाँ ठीक है, मतलब संविधान की बात करेंगे तो उसको शक्ति कहां से मिलती है? तो भारत के लोगों से मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया? अमेरिका। हमारा प्रस्तावना की बात करेंगे कहां से प्रेरित है तो क्या बताएंगे? सर अमेरिका अमेरिका। सर भाषा कहां से ली गई है तो क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। संविधान को लागू होने की तिथि की बात करेंगे प्रस्तावना में तो बता ही दिया आप लोगों ने। इनका माइकी को करने लगा इतना। हाँ, 26 नवंबर 1949। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या है? मतलब ऐसा देश जो जो अपने किसी अन्य आंतरिक देश पर और निर्भर न हो, निर्णय लेने के और लिए किसी भी देश मामले पर में निर्भर न हो। आंतरिक आंतरिक तथा बाहरी मामलों में। ठीक है, क्या भारत यूएनए का मेंबर है या फिर भारत की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको यार, राष्ट्रमंडल का सदस्य है, क्या ये भारतीय संप्रभुता को प्रभावित करती है? नहीं सर, नहीं प्रभावित करती। नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं करती है। ठीक है, समाजवादी क्या हमारे प्रस्तावना में पहले से विद्यमान थे या फिर इस शब्द को बाद में शामिल किया गया? बाद में सर शामिल किया गया। 42वां कांग्रेस ने समाजवादी विचारों को कब अपनाया, किस सत्र में अपनाया? 1955 में। 1955 का कौन सा सत्र था? अवारी सत्र था। ठीक है, भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है ना, ध्यान रखना, भारतीय समाजवाद की बात करें कैसा समाजवाद है तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, भारतीय समाजवाद का झुकाव किधर है? मार्क्स की ओर है या फिर गांधीवादी की ओर है? गांधीवाद की ओर है। किधर है झुकाव इसका? गांधीवादी है। क्या भारतीय समाजवाद में निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है? नहीं शामिल है। ठीक है, ध्यान में, निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, ये सब प्रश्न बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, याद करना है और इसको ध्यान में रखना है। ठीक है,
भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, ठीक है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? सरकार अप्रत्यक्ष है। संसदीय, क्या बोलते हैं उसको? संसदीय, क्या बोलते हैं? सरकार का प्रकार कैसा है? संसदीय, ठीक है। हाँ ठीक है। तो कल आप लोग बाकी जो शब्द है वो सभी लोग पढ़ कर आइएगा, ठीक है। कल यहाँ तक पढ़ाऊंगा, यहाँ तक कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद संविधान प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का महत्व कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी होते हैं, मैं दूंगा तो उसका आप लोग बना के आना है, ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है। बाकी आप लोगों ने लिखा जो है सो मैं देख रहा हूँ, मैं डाल दूंगा सबको चेक करके। थोड़ा सा भी 70 बीपीएससी के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है।